हेलो बच्चों, स्वागत है आपका निर्मल फिजिक्स के इस चैनल पर। और बच्चों, मैं आपका निर्मल राठौर और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको फिजिक्स फॉर द क्लास ऑफ 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। बच्चों, यहां पर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वो फिजिक्स आपकी IIT JEE और नीट लेवल की रहेगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले लेक्चर से, और पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए, चाहे जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें, हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना होती है, और कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपकी बिना मैथमेटिक्स के सॉल्व नहीं होती। तो पहले हमें मैथ्स के या हमारे मैथ्स के फंडे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स का आपसी नाता होता है। ठीक है, तो जब तक मैथ्स नहीं पढ़ोगे उनके बीच का जो संबंध है, वो नाता है, वो भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री यानी कि बेसिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बेसिक है आप लोग क्लास 10th तक भी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा और एडवांस लेवल पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक अलजेब्रा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अप टू क्लास 10th, लेकिन थोड़ा और आगे हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह। बच्चों, यहाँ जो हर चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स की, उस हर एक चीज़ की एप्लीकेशन होती है फिजिक्स में। इसलिए ये गलती मत करना कि मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ के क्या करना है, या इसका यूज़ नहीं होगा। इसका यूज़ अगर फिजिक्स में होता ही नहीं तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं ये टॉपिक। इसलिए ये सबसे इनिशियल टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आप लोग, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह इसकी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद हम लोग लॉगरिथम देखेंगे। लॉगरिथम आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में ही नहीं बच्चों, केमिस्ट्री में भी यूज में आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज आता है। उसके बाद बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ी थोड़ी आप लोग अप टू 10th क्लास पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ी और पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। ठीक है ना, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, सर्कल क्या होता है, सर्कल की जनरल इक्वेशन कैसी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, भैया इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है तो बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जब ग्राफ के बारे में आइडिया नहीं होगा, इक्वेशन या एक्सप्रेशन के बारे में आइडिया नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलस का, जो कि अति महत्वपूर्ण है अपना। इसमें हम लोग देखेंगे दो चीजें, एक तो है अपना डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपके लिए नई चीजें हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैं बात कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही उनके लिए नए हैं, लेकिन दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। फिजिक्स का मतलब मान के चलो कि 80% डेरिवेशन फिजिक्स के जो है इनकी हेल्प से होते हैं। 12th में तो आप जाओगे जहां देखो वहां इंटीग्रेशन यूज में आ जाता है हर डेरिवेशन में। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो कहां से आप लोग ये डेरिवेशन समझ पाओगे। तो पहले इनको समझते हैं, उनके बाद उन डेरिवेशंस को समझेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ग्राफ्स देखेंगे। वही जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भैया ग्राफिकल क्वेश्चंस फिजिक्स में बहुत सारे आते हैं। शुरुआत भी करोगे ना काइनेमेटिक्स से फिजिक्स में, तो ग्राफिकल क्वेश्चन से आपका मुकाबला हो ही जाएगा। अब मुकाबला होगा तो भैया मुकाबला तभी जीत पाओगे जब हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ग्राफ के, तो वो यहां पर देखेंगे। उसके बाद वेक्टर, वेक्टर तो एक पूरा ही टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना, तो वेक्टर की टेंशन नहीं लेना। तो जनरली अभी अभी हम लोग मोटा मोटे तौर पर देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं कि इनके सीक्वेंस यही रखें हम लोग, हम कैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? ठीक है ना, अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किस बात की जाती है? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों
ट्राइंगल की, उसकी साइड्स की और उसके एंगल्स की, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह से रिलेशन डिराइव होते हैं, क्या यूज होते हैं उनके, इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आती है आपकी एंगल। क्या है? एंगल। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं बच्चों, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो एंगल की अगर बात करते हैं तो एंगल जो होता है ये होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है बच्चों? ये होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। बोले सर ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको, जैसे हमारे पास में एक रे है, रे क्या होती है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मूव करती है, ये आपकी रे होती है, ठीक है ना। तो इस रे को अगर इस फिक्स पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? रोटेट। अब रोटेट कैसे होगी? बोले यहाँ से फिक्स कर दिया हमने, यहाँ से फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है। अब जरूरी है ऐसे घुमाए, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये भी तो रोटेशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे घुमाते हैं। चलो हमने क्या किया, ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति, इस प्रारंभिक स्थिति से हमने इसको घुमा दिया। अब घुमाया तो चलो घूम गई ये, ठीक है। कहां पर पहुंच गई? ये इसकी टर्मिनल पोजीशन पर पहुंच गई। तो हुआ क्या यहां पर? रोटेशन। अब इस रोटेशन का मेजरमेंट किस फॉर्म में किया जाता है? इस रोटेशन का मेजरमेंट किया जाता है एंगल की फॉर्म में। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये जो रोटेशन हुआ, इस रोटेशन का मेजरमेंट हमने एंगल की फॉर्म में किया। इस तरह से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एंगल को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने कहा था आपको कि जरूरी है कि सर रोटेशन हम लोग इसी डायरेक्शन में करें, हम चाहते हैं कि हम रोटेशन ऐसे भी करें, तो हो सकता है कि आप रोटेशन इस डायरेक्शन में कर दो, तो फिर सर ये एंगल नहीं होगा क्या? बिल्कुल ये भी एंगल होगा आपका, ठीक है। ये थीटा है तो इसको थीटा डैश मान लेते हैं। बोले सर फिर थीटा और थीटा डैश दोनों एंगल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों डिफरेंस ये है कि वो एंगल जो हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, अब ये डायरेक्शन कौन सी बच्चों, अगर हम लोग देखें घूमने की डायरेक्शन को, रोटेशन की डायरेक्शन को, तो वो दो तरह की होती है। एक तो होती है घड़ी की दिशा में टिक 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 ऐसे, और एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा में टिक 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 ऐसे, ठीक है ना। तो जो घड़ी की विपरीत दिशा में होती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और जो घड़ी की दिशा में होती है ऐसे, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंगल घड़ी की दिशा में मेजर किया जाता है बच्चों, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो एंगल घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर किया जाता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो एंगल क्या होता है? एंगल जो होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है, और एंगल को हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, क्या आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या देखेंगे हम? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जनरली बच्चों तीन होते हैं, लेकिन हम एक का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यूज में बहुत ही कम आता है, ठीक है ना। चाहे तो हम लोग लिख लेंगे एक बार, लेकिन उसको ज्यादा हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो सिस्टम है अपना मेजरमेंट का, एंगल के मेजरमेंट का, वो है अपना सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है बच्चों? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है सर? इस सिस्टम में ये होता है बच्चों कि एक राइट एंगल, जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं? समकोण, उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक समकोण को? ये हो गया एक समकोण, इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को हमने नाम दे दिया डिग्री। क्या नाम दे दिया?
डिग्री। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें एक राइट एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। और उसके बाद फिर इसमें और छोटा सिस्टम बना दिया। और क्या बनाया कि एक डिग्री को फिर से इन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया क्या, मिनट। क्या नाम दिया बच्चों, मिनट नाम दे दिया। उसके बाद फिर और छोटा कर दिया उसको। क्या छोटा किया कि हर एक मिनट को फिर से इन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को इन्होंने बोल दिया क्या, सेकेंड्स। ठीक है ना। तो बच्चों सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। क्लियर है यहां तक। तो ये तो पहला सिस्टम हो गया अपना। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, जो ज्यादा यूज का नहीं है अपना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दूसरा है अपना सेंटेसिमल सिस्टम। दूसरा क्या है बच्चों, सेंटेसिमल सिस्टम। बोले सर इसमें क्या होता है, इसमें भी वही बात कि एक राइट एंगल जो है, एक समकोण जो है उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया। हर एक भाग को क्या नाम दे दिया, ग्रेड्स। क्या नाम दिया बच्चों, ग्रेड्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक ग्रेड को फिर से 100 बराबर भागों में बांट दिया और हर एक भाग को क्या नाम दिया, मिनट। क्या नाम दिया, मिनट। अब देखिए यहां पर मिनट अलग है और वो वाला मिनट अलग था। ठीक है, वापस से हर एक मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और हर एक को नाम क्या दे दिया, सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनट सेकेंड अलग है उस वाले से। ये मिनट सेकेंड जो है आपके उस वाले सिस्टम से अलग है, थोड़े से ये ध्यान रखना। ये बहुत कम यूज में आता है, याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। देखिए हर एक चीज आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में, बार बार मैं कहूंगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये अपना सेंटेसिमल सिस्टम हो गया। उसके बाद देखो बच्चों अगला देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना दैट इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम में बच्चों एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है। किस में करते हैं, रेडियन में। अब इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसमें एंगल कैसे निकालते हैं। रेडियन वाला जो सिस्टम है इसमें एंगल कैसे निकालते हैं वो देखो। देखो बच्चों, मान लिया जाए हमारे पास में एक है सर्कल, और सर्कल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए उसकी रेडियस। तो रेडियस मान लेते हैं उसकी r है, उसका सेंटर मान लिया जाए O है। क्या है, O। और सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं A, और इस पॉइंट को हम लोग चाटा मारते हैं, और चाटा मारने से ये क्या करता है, ये जो है इसकी सरकमफेरेंस पे रो रो के घूमने लगता है। फिर कोई आता है और बीच में कहीं पर इसको पकड़ लेता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये रोते 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 जा रहा है और हमने जाके यहाँ पर इसको पकड़ लिया। तो बेचारा ये घूमते घूमते जाएगा कहाँ, सरकमफेरेंस पे जाएगा। घूमते 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 यहाँ पहुंच गया। तो ये हुआ क्या, इसका रोटेशन हो गया, एक थप्पड़ में इसका रोटेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो सेंटर पर क्या बना, सेंटर पर बन गया एक एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं बच्चों कुछ इस तरह से। एंगल जो ड्रॉ हुआ है आपका सेंटर पर थीटा, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी भैया, यहां से यहां तक जो आर्क की लंबाई है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर। और यहां से जो एंगल आता है वो डिग्री विग्री में नहीं आता भाई, वो आता है किसमें, रेडियन में। वो किस में आता है, रेडियन में। रेडियन मेजरमेंट अलग होता है और डिग्री मेजरमेंट अलग होता है। तो ये जो एंगल है ना अपना, ये किस में आया बच्चों, रेडियन में आएगा। अब आगे देखते हैं कुछ, ये नोट कर लेना अच्छी तरह से, है ना। ठीक है, यहाँ पर नहीं, कहीं दूसरी जगह पर भी यूज में आता है ये फॉर्मूला। आपका याद होना चाहिए कि एंगल पर जो सेंटर है आपका, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे देखो,
अब हमने क्या किया, अभी इसको धीरे से चाटा मारा था, किसको, यहाँ जो बैठा था उसको, जो भी बैठा हो यहाँ पर ए पॉइंट जो था, इसको हमने धीरे से चाटा मारा था। अब हमने थोड़ा जोर से चाटा मारा, ऐसा चाटा मारा इसको कि अब की बार ये घूमा 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 घूम के वापस यहीं पर आ गया रोते बिलखते हुए। यानी कि इसका क्या हो गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एंगल, ठीक है, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना, एंगल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कितना एंगल बनेगा, नहीं पता सर, नहीं पता, चलो नहीं पता तो निकालते हैं। हमने क्या किया, ये जो सर्कल है ना, इसके दो डायमीटर बना लिए जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर थे, जो सेंटर से होके पास हो रहे थे। अब हम क्या देखते हैं, जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि सर्कल जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, और इसके सेंटर पर एक जो एंगल बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल भी जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वो 4 इक्वल पार्ट क्या है, ठीक है, अच्छा यही क्या है, ये जो एंगल है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही क्या है, एंगल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। अब ये जो एंगल है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और हर एक पार्ट को अच्छी नज़रों से देखते हैं हम, तो हमें क्या पता चलता है कि ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, और तू बच्चा है तो तू भी राइट एंगल बन जा, ये भी क्या है, राइट एंगल है। यानी कि एंगल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 राइट एंगल। किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 4 राइट एंगल के। दूसरी बात, हमें तो ऐसे नहीं निकालना सर राइट एंगल की फॉर्म में, हमें तो दूसरे तरीके से निकालना, जो अभी आपने बताया था। कौन सा बेटा, एंगल ऑन द सेंटर इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बताओ, जब पार्टिकल को चाटा मारा और यहां से यहां तक घूम लिया, तो लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस के। किसके इक्वल होगी, तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है आपके पास में, ठीक है, वो तो कितनी हो गई, सर्कमफेरेंस के इक्वल। सर्कमफेरेंस कितनी होती है बताऊंगा क्या बार बार, 2 पाई आर होती है भैया। सर्कल की सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के इक्वल। और रेडियस सर्कल की कितनी है, आर, तो आर से आर कैंसिल कर दो, और यहां से जो 4 राइट एंगल आपको मिला है, 4 राइट एंगल, वो 4 राइट एंगल किसके इक्वल मिला है, 2 पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल आपका ये वाला है, ठीक है। इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो 1 राइट एंगल जो है बच्चा लोग, वो मिलता है हमें 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। अब काटा कुटी कर दो इसको, तो कितना मिलेगा, पाई बाय 2 रेडियन। तो बच्चों 1 राइट एंगल जो है रेडियन वाले सिस्टम में किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल। तो ये समझ में आ गया हमको, ठीक है। क्या क्या चीजें समझ में आई, कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, और वही वाला सर्कुलर सिस्टम में पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है। तो सर ऐसा क्यों ना करें कि दोनों में रिलेशन बिठा दे, दोनों की शादी करवा दें, ठीक है। शादी करवाएं तो कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा ही सही। तो चलो इनमें रिलेशन बिठाते हैं बच्चों। तो अगला देखते हैं हम लोग, क्या अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां से पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, यानी कि पाई की वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो कई बार कई बुक्स में, मतलब 99% बुक्स में ये वाला सिंबल दिया ही नहीं होता। क्या लिखा रहता है पता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाना कि ऐसे लिखा है, इसका मतलब वो रेडियन में लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखो एक चीज अलग है, देखो साइन 1 डिग्री और साइन 1 दोनों अलग है, ठीक है ना। साइन 1 डिग्री में ये मेजरमेंट डिग्री में है और ये केवल 1 लिखा है, इसका मतलब ये किस में है, आपका रेडियन में है। ये नोट कर लेना बात को आप लोग, बार बार नहीं कहूंगा मैं, बुक्स में इसी तरह से लिखा रहता है, ये सिंबल हर जगह नहीं लगा रहता आपका, ठीक है ना। तो साइन 1 डिग्री का मतलब ये क्या है आपका, ये डिग्री में है एक्चुअल में मेजरमेंट आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये रेडियन में है। और 1 का वैल्यू जो है वो 1 डिग्री के इक्वल नहीं होता, वो किसके इक्वल होता है अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ से पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो 1 रेडियन जो है जिसे हम लोग केवल 1 लिखते हैं कई सारी बुक्स में, कितना आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7 या फिर 3.14 रखो, यहाँ पर रखोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी आपके पास में 57.3 डिग्री। ये याद रखना, गांठ बांध लो इसको, ठीक है ना, गांठ बांध लो और अपनी कॉपी में स्टार मार दो इस पे। ये याद रखना, बार बार नहीं कहेंगे आपको कि 1 रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो वो आगे क्या देखें हम लोग, यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि 1 रेडियन जो है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई रेडियन के, सॉरी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल हो गया। उसी तरह से दूसरा देखें तो दूसरा क्या आता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल, तो 1 डिग्री बच्चा लोग किसके इक्वल, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के। ये दो चीजें और याद रखना, ठीक है। ये क्यों याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्जन के लिए हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। बाकी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन तरीका कभी याद नहीं आए तो ये चीज याद रखना चाहिए। नहीं याद हो तो ये याद रखो भैया, पाई और 180 डिग्री एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कन्वर्जन। कन्वर्जन को डायरेक्ट एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन, यानी कि डिग्री से हमें किस में बदलना है, रेडियन में। पहले की बात करते हैं, बोलो क्या लिखें, लिखते हैं 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने का मतलब ये है कि आपको पाई की फॉर्म में बदलना है, ठीक है। कैसे बदले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। क्या इस 45 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 45 इंटू 1 डिग्री। अभी हमने देखा था कि 1 डिग्री जो है वो पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल होता है, और 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या 1 डिग्री की जगह वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 45 पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। ये कितना हो गया, π/4 रेडियन। तो 45 डिग्री जो है वो π/4 रेडियन के इक्वल होता है। और देख लो, और क्या देखोगे, अब लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखोगे बच्चा लोग, 60 डिग्री को वही बात, 60 कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, जिसमें बदलना है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में। जिसमें बदलना है, नाम सुनना ना, देखो जिसमें बदलना है, ठीक है, उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, तथा बची इक्वल या बची बराबर राशि को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्या लिख दिया सर आपने, ठीक है। जिसमें बदलना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो बची उसके बराबर राशि है, क्वांटिटी है, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मतलब क्या है, देखो दो चीजें हैं, हमें पता है कि पाई रेडियन और 180 डिग्री एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो पाई और 180 का ही खेल है यहाँ पर। देखो होगा क्या, 60 डिग्री है ना,
60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को हमें पाई की फॉर्म में बदलना है, तो जिसमें बदलना है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, और उसके इक्वल जो दूसरी राशि है वो क्या है 180, उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 3, तो ये हो जाएगी वैल्यू π/3 रेडियन। ये वैल्यू क्या हो गई अपने पास में, π/3 रेडियन। और देख लो, और क्या देखोगे, और देख लो 135 डिग्री, क्या है 135 डिग्री। ठीक है सर, अच्छी बात है, क्या है 135 लिखा, क्या है जिसमें बदलना है उसको न्यूमरेटर में, बदलना किसमें है, पाई की फॉर्म में, तो बच्चों पाई ऊपर, ठीक है, उसके इक्वल बची राशि यानी कि 180 डिग्री, या 180 उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा आपके पास में 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 4, तो ये हो गया 3 π/4, किस में कन्वर्ट हुआ, रेडियन में। जहां पाई आता है वो रेडियन में होता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 π/4। और देख लो 150 डिग्री, फोर्थ देख लो 150 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल का आप लोग निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे 150 इंटू, जिसमें बदलना है उसको न्यूमरेटर में, उसके इक्वल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 5 π/6। ये कितना हो जाएगा 5 π/6। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एंगल को डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं। सेम सिस्टम आपका रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए भी चलेगा। तो अगला हम लोग देखते हैं कि कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजरमेंट, ठीक है ना, इन डिग्री मेजरमेंट कैसे बदलेंगे तो वो देख लो। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2 π/3 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैंने अभी बताया, जिसमें बदलना है उसको ऊपर, बदलना किस में, डिग्री में है। तो डिग्री में क्या होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय होगा पाई, ये से ये कैंसिल, जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं दूसरा π/2 रेडियन। अब हम चाहते हैं कि π/2 रेडियन को बदले डिग्री में, तो π/2 जिसमें बदलना है यानी कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चा लोग 90 डिग्री। अगला देख लो, ठीक है 2 पाई को चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री ऊपर, पाई नीचे, तो कितना आएगा आपके पास में 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो नेक्स्ट जो देखते हैं बच्चों हम लोग वो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हालांकि आप लोगों ने नाम सुना ही है सबका, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, बस यही होते हैं। ठीक है, कहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास में, इसका ये वाला एंगल राइट एंगल है। ठीक है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। एक स्पेसिफिक एंगल थीटा है हमारे पास में, जिसके हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो ये जो एंगल होता है ना, इसके सामने की साइड को जनरली परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में उसको लंब कहते हैं बच्चा। ठीक है, जिस पर आपका ट्राइंगल टिका रहता है, जिस आधार पर आपका ट्राइंगल टिका रहता है, जिस बेस पर आपका ट्राइंगल टिका रहता है, उसको आधार या फिर बेस कहते हैं। और जो आपका राइट एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। बेटा एक बात और याद रखना है कि हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर या फिर आपका जो बेस है उससे बड़ा होता है, उससे क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और एक चीज़ और हमें पता है, वो क्या है कि p² प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है, h²। बोलो सर ऐसा सुना तो है हमने, क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, सबने सुना है।
कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। सबने पढ़ी हुई है पहले से, समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें आगे बच्चा, जो साइन थीटा होता है वो होता है P बाई एच, ठीक है, और जो कोस थीटा होता है बच्चा लोग वो क्या होता है, B बाई एच। जो टेन थीटा होता है बच्चा लोग वो क्या होता है, P बाई बी। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है H बाई पी। कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और वो होता है H बाई बी। और टेन जो होता है उसका उल्टा होता है कोट थीटा, और वो होता है B बाई पी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया इसको, ठीक है ना। P बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, ये कर्ण बटा लंब, ये आधार बटा कर्ण, ये कर्ण बटा आधार, ये लंब बटा आधार, और ये क्या हो गया आपके पास में, आधार बटा लंब। अब एक चीज और देखो, देखो P बाई एच है क्या, है क्या, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी या फिर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, जिसमें क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बड़ी है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर या बेस बड़ा होता है उन दोनों से, ठीक है ना। तो P छोटा है और H क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, एक से छोटा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। कहीं 1 से ज़्यादा दे भी देना तो उसको गलत बोल देना, डिफाइंड ही नहीं होता भैया, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। ये चीज़ें हम जब इनका ग्राफ देखेंगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। ग्राफ या तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, तो जब ग्राफ वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना साइन थीटा की कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। उसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू भी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। हाँ, टेन थीटा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर उनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। टेन थीटा कोट थीटा के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक चीज़, 3-4 थ्योरम्स जो हैं या कुछ आइडेंटिटीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रीज की, वो आप लोगों को अच्छे से याद है। जैसे क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों को अच्छे से याद मैं मानता हूँ, 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अगला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी याद है, ठीक है। अगला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोले सर ये पढ़ा तो है हमने लेकिन याद नहीं है। याद रख लो, बार बार नहीं कहेंगे भैया, ठीक है। फिजिक्स में हर जगह कहीं ना कहीं इनका यूज़ आने वाला है, ठीक है। और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो याद रखना ही है भैया, क्यों, मैथ्स भी तो पढ़ना ही है। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनको याद रखना है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जगह इसकी एप्लीकेशंस आएगी। आप SHM पढ़ोगे और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ोगे जहाँ पर इन चीज़ों के यूज़ आते हैं, इनकी इक्वेशंस बनती है। जब इनके बारे में आइडिया नहीं होगे तो वहाँ कैसे समझोगे आप लोग। तो वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ बार बार हमें ये चीज़ बतानी ना पड़े, इसलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रख लो। याद नहीं रहता, बोले सर नहीं रहता, हमको तो याद नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, ये तो याद है कि ये भी याद नहीं है, ठीक है। बोले हाँ सर ये तो याद है, अच्छी बात है, याद है तो चलो आओ, ठीक है। अगर ये याद है तो एक लाइन में डेरिवेशन होते हैं इन सब के। देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर। आपके पास 3 चीज़ें हैं, तीनों से एक बार डिवाइड करते गए, ठीक है। सबसे पहले एच स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। सबसे पहले तो बताओ P बाई एच किसके इक्वल, P बाई एच होता है साइन थीटा के इक्वल, उसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा। B बाई एच किसके इक्वल, सर कोस थीटा के इक्वल, उसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। H बाई एच किसके इक्वल, 1 के इक्वल, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1। ये पहली आइडेंटिटी यहाँ से प्रूव हो गई, ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत, पहली आइडेंटिटी यहाँ से प्रूव, ठीक है, अच्छा काम है। अब दूसरी कैसे करोगे सर,
बोले करते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे को याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं ना यहाँ पर। अब देखो एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार पी स्क्वायर पकड़ लो, तो पी स्क्वायर से यहाँ पर भी, तो इसको क्यों छोड़ेंगे, इससे को भी करेंगे। पी बाई पी तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस बी बाई पी बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कोट स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, इसको उल्टा करके लिख दो, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। बोले ज़्यादा मेहनत लगी क्या, एक लाइन में काम हो गया अपना, नहीं भी याद रहे तो ये तो याद है ना आप लोगों को, ठीक है ना, क्लियर है। अब तीसरा देख लो, तीसरा कैसे देखेंगे, तीसरा ऐसे देखते हैं कि भैया P का यूज ले लिया, H का यूज ले लिया, तो बचा कौन B, तो B स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी 2 क्यों बच रहा है, तुझे भी कर देते हैं। P बाई बी क्या होता है, P बाई बी होता है टेन थीटा और उसका स्क्वायर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। B बाई बी 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 होता है। H बाई बी जो होता है वो होता है सेक थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोले वाह सर गजब, तीनों आइडेंटिटी 3 मिनट नहीं लगेंगे और आपके सामने होगी। बस आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, और 3 मिनट तो छोड़ो 3 सेकंड नहीं लगेंगे, और सबसे अच्छा काम कि उसको याद कर लो। अरे याद रखना सबसे अच्छी बात होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यूज में रहेगा और उतनी ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या देखें सर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं, ठीक है ना। तो टेबल देखते हैं बच्चा लोग हम लोग, ठीक है। बोले सर टेबल कैसे बनाएं, तो देखो एक तरफ लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक तरफ लेते हैं हम लोग एंगल, ठीक है ना। एक तरफ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक तरफ लेते हैं एंगल। जनरली रेशियो हम लोग 3 ही लेंगे, साइन, कोस और टेन। क्यों, क्योंकि बाकी जो है उनके उल्टे होते हैं, तो उनको डिफाइन कर लेंगे। एंगल शुरुआत करते हैं एंगल की 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री से, फिर 45 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से और फिर 90 डिग्री से। बोले सर ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है बच्चा, उससे आगे भी बना देंगे हम, लेकिन हम बनाएंगे नहीं अभी। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, जब निकालना सिखाएंगे तुमको कैसे निकलता है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो वो टेंशन नहीं लेने का तुम लोगों को। अब देखो साइन थीटा, ठीक है। सर हमें टेबल याद नहीं है सर, हमसे याद ही नहीं होती सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें काउंटिंग याद है ना। बोले हाँ सर याद है। कहाँ तक, बोले सर जहाँ तक बोलोगे वहाँ तक सुना देंगे आप, वहाँ तक नहीं सुनानी है। शुरुआत करो 0 से, ठीक है सर। 0 से शुरुआत करें तो 0, बोले 0 के बाद क्या आता है 1, बोले 1 के बाद क्या आता है 2, बोले 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है 4। वाह शाबाश, आती है टेबल तुमको, अच्छी बात। कहाँ पर पहुँचे सर 4 पर, चलो ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड करो। बोले सर ठीक है कर दिया। बोले सर अब भी इसकी वैल्यू तो हमको ऐसी नहीं लग रही जैसी हमें टेबल में मिलती है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी हमने पूरा काम किया कहाँ है। अब क्या करो, सब पे लगाओ अंडरवुड, सब पे लगा दो अंडरवुड, ठीक है सर लगा दिया। अब करो इसको सोल्व, तो ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/√2, ये क्या आएगा √3/2 और ये क्या आएगा 1। बोलो ऐसे ही कुछ आता है, बोलो हाँ या ना। तो साइन थीटा आया है बच्चा लोग कुछ इस तरह से, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। कई सारी बुक्स में 0, ये 0, ये π/6, ये π/4, ये π/3 और ये π/2, ये भी याद रखना है तुमको।
ठीक है ना, बार बार नहीं बताएंगे, सब याद रखना है, तो कॉमन एंगल है, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले, तो याद रखना है बच्चे लोग, ठीक है। अब कोस थीटा की कैसे बनाए, मतलब कुछ नहीं करना, इधर से उधर गए थे, अब उधर से इधर आ जाओ, उधर से इधर आएंगे तो सबसे पहले 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर लास्ट में क्या है 0। बोले सर ठीक है, बन गई यहाँ तक। उससे अगला tan थीटा, देखो tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा भी लिखा जाता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो कितना होगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो कितना आएगा 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो कितना आएगा √3, 1 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो ये बन गई हमारे पास में टेबल, ये क्या हो गए बच्चे लोग, टेबल बन गई। टेबल को याद रखने का तरीका, बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये कॉमन वैल्यू हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। बार बार नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि हायर एंगल की वैल्यूज़ भी आप लोग याद रखो, लेकिन अगर ये भी याद नहीं रही तो फिज़िक्स कैसे पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए ये वैल्यूज़ तो एटलीस्ट आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, बार बार कहना ना पड़े, ठीक है बच्चा लोग। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या देखते हैं क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे और फिर ASTC रूल देखेंगे, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक -x से शुरू +x तक, एक +y से शुरू और -y तक, ठीक है ना, ये प्लस का है। अब यहाँ पर अगर कोई एक एंगल लोगे आप, देखो एक बात याद रखना, ये ओरिजिन हो गया अपना, है ना, ये ओरिजिन हो गया, इधर देखेंगे, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बन गया, सपोज ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, इधर चले तो ये प्लस का x, और यहाँ से ऊपर चले तो ये क्या हो गया प्लस का y, दोनों चीज़ें प्लस है और दोनों चीज़ें प्लस हैं। उसके बाद इसकी अगर बात करें ना तो ये तो होता है x² + y², अब वो x और y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये जो लेंथ है ना आपकी हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, यानी कि जो हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल में वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इधर बनाया, अब इधर बनाएंगे तो देखो जो y है अपना वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो x है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हाइपोटेनियस तो अभी भी क्या रहेगा वही x² + y², यानी कि हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और अब की बार जो एंगल होगा ना वो ये वाला होगा आपका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव। तो अपने पास में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने रेशियोज हैं 6, साइन कोस टेन, उनमें आता क्या है रेशियो आता है किसका, या तो p/b, b/h, p/a जो भी है इनका रेशियो आता है। जब सारे ही पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट इसको बोलते हैं बच्चा लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं जहां x नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है आपका नेगेटिव। तो फर्स्ट में देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में देखें पहले x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। थर्ड में देखें तो नेगेटिव x और नेगेटिव ही y, और फोर्थ में देखें तो क्या होगा पॉजिटिव x और नेगेटिव y। ये चारों क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y और जो आपका हाइपोटेनियस है तीनों ही क्या है पॉजिटिव है, यानी कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी क्या है पॉजिटिव। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखो ये अपने पास थीटा है,
तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एक तरह से। लेकिन ये जो थीटा है ये अब कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से आगे क्या आ जाता है आपके पास में सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। जब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो अपने पास जो बेस है ना ये हो गया नेगेटिव और परपेंडिकुलर क्या हो गया पॉजिटिव। परपेंडिकुलर बेसिस पॉजिटिव और हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव। तो जहां पर रेशियो इन दोनों का आएगा वो क्वांटिटी क्या रहेगी पॉजिटिव। अब इन दोनों का रेशियो किस किस में आता है साइन थीटा में, P बाई एच। तो ये तो क्या है P और ये क्या है H और ये क्या है B, तो B है नेगेटिव, B क्या है नेगेटिव। P बाई एच का रेशियो या H बाई P का रेशियो जहां पर आएगा वो क्या रहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो P बाई एच क्या होता है, P बाई एच होता है साइन थीटा, यानी कि साइन यहां पर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। H बाई P क्या होता है कोसेक, तो कोसेक भी यहां पर क्या रहेगा पॉजिटिव। बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बेस इंक्लूड हो रहा है और बेस नेगेटिव है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में दूसरी क्वांटिटी आने वाली है वो क्या है आपकी पॉजिटिव। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव या पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है नेगेटिव। इसका मतलब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चा लोग, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। उसी तरह से जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कोस जो है वो क्या आता है, सॉरी यहाँ पर जो है 10 पॉजिटिव आता है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव आता है आपका 10। और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोस पॉजिटिव आता है। इसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा हुआ है वो ASTC रूल है। ASTC का मतलब A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब 10 पॉजिटिव और C का मतलब कोस पॉजिटिव। तो ASTC रूल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। S का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। T का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं और C का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये है बच्चा लोग अपना ASTC रूल। क्लियर है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगला वीडियो हम लोग या अगले लेक्चर में हम लोग बाकी की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।